वेलकम बैक टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा, एंजॉय कर रहे होगे और फिज़िक्स को एंजॉय कर रहे होगे। दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। हमने दो लेक्चर्स में लॉज ऑफ मोशन में ठीक ठाक चीज़ें पढ़ी। हमने तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। We have also studied momentum, we have also studied impulse. उसके आगे की बात शुरू करते हैं। दिस इज गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आगे की बात आज शुरू करने के लिए दिस इज अवर लेक्चर 3 फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। नाउ अब आज की बात करने से पहले हम लोग ये जान ले कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। apparent weight of body in a moving lift, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट स्लाइड में लिखे हुए थे कि हमको आज की स्लाइड्स में क्या क्या बातें करनी है। लास्ट लेक्चर में बातें हुई थी। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। बट बिफोर ऑल दीज हमको अभी जब लास्ट लेक्चर्स में फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ चीजें पढ़े हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी तो सॉल्व करना बनता है यार। फिजिक्स है, बिना न्यूमेरिकल के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। फिफ्थ न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर एंड द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे. A block of mass 8 kg is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass 2 kg. A force of 100 Newton is applied at a free end of rope. Find force exerted on rope by block. क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रॉपरली रीड आउट करिए। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास है 8 kg। करेक्ट। जैसे हम करते थे हम अपने हिसाब से करेंगे, हम गिवन डेटा को सुकून से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको एक रस्सी से खींचा जा रहा है जिसका मास भी हमको पता है, विच इज 2 kg। करेक्ट। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। यार सीन क्या होगा, थोड़ा सा सोचो। सीन कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, ये एक रोप है जिसका मास है m2, इस पे कोई फोर्स लगा के हम इस ब्लॉक को खींच रहे हैं। करेक्ट। कुछ ऐसा ही सीन होगा। अब यार एक बात बताओ, मान लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक है या कोई एक गाड़ी है, उस पर आप रस्सी बांध के उसको खींच रहे हो। आप ब्लॉक को तो खींच ही रहे हो, साथ ही साथ आप उस रस्सी के भार को भी तो उठा रहे हो, उस रस्सी को भी तो आप खींच रहे हो। भाई बिना रस्सी के खींचे आप ब्लॉक को तो खींच नहीं सकते। मतलब यहां पे जो आप टोटल मास अप्लाई कर रहे हो, यहां देखिए जरा सा, दैट इज m1 प्लस m2, यही काम कर रहे हो आप। यहां पे इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। वी हैव 8 kg, वी हैव 2 kg, thus आवर टोटल मास इज 10 kg। हमसे पूछा क्या है कि बेटा फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन रोप बाय ब्लॉक। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा। हमसे सीधी सीधी बात उसने ये पूछा है, F डैश इक्वल टू m1a। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। F डैश इक्वल टू m1a पूछा गया है। m1 हमको पता है, अगर हमारा एक्सेलरेशन आ जाए तो हमारा काम तो हो जाएगा ना। लेट्स ट्राई, क्या करते हैं। वी नो दैट F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये बात पढ़ चुके हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्स की वैल्यू गिवन होगी हमको, ये देखिए इधर हमको 100 न्यूटन का फोर्स पता है बच्चा। अब यहां पे 100 न्यूटन की वैल्यू रखो, दिस इज 10, यहां से 10 आया, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां डाल दो आप आराम से। जब एक्सेलरेशन को आप यहां पे डालोगे, F डैश इक्वल टू m1 विच इज 8 kg इंटू 10 इक्वल टू दिस इज 80 न्यूटन। यानी उस ब्लॉक को खींचने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, विच इज 80 न्यूटन। बात डन। आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई इश्यू होगा। आपको इजी न्यूमेरिकल था ये, तो आराम से इसको हैंडल करिए। द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द लेक्चर। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को और डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है।
आराम से पढ़िए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना सबसे क्रूशियल टूल होता है फिजिक्स का। अगर ये काम आप कर लेगा आप आधी जंग जीत चुके हो। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक हाइड्रोजन गैस का बलून है जिसका मास कितना है 25 ग्राम, कम ही मास लिया है भाई, बलून है हल्का होता है। is released up in the air as the balloon ascends the gas starts leaking। हम जानते हैं कि अगर बलून हवा में ऊपर जाएगा तो गैस लीक होती है भाई, तभी तो श्रिंक होता है बलून, है ना। From it with uniform velocity of 12 centimeter per second shrinks completely in 5 seconds। Find average force acting on the balloon। गिवन डेटा को पहले आराम से अंडरलाइन कर लो। जब गिवन डेटा अंडरलाइन हो गया है उसको सुकून के साथ लिख लेते हैं। हमको क्या क्या पता है, मास पता है 25 ग्राम, यानी इसको क्या हम 25 इंटू 10⁻³ kg लिख सकते हैं। क्यों किया, देखो कई बार क्वेश्चन में ना टीचर यूनिट से खेलता है, उस खेल को समझो। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या किया है, वेलोसिटी जो थी वो दे दिया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब होशियारी देखो, सेंटीमीटर धीरे से लगा दिया। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किए तो सारी कहानी खत्म हो गई भाई। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻²। थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। टाइम भी हमको पता है, दैट इज 5 सेकेंड, है ना। हमसे फोर्स पूछा, यार ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे जहन में क्या जिसमें मास भी आता हो, जिसमें वेलोसिटी भी आती हो, जिसमें टाइम भी आता हो। थोड़ा सा सोचो, अगर आप अपनी लिस्ट पलटना शुरू करो फॉर्मूलों की, लास्ट 2 लेक्चर में हमने जितने कोई भी फॉर्मूले पढ़े हैं, आपको एक फॉर्मूला जहन में आएगा जिसमें ये सारे डेटा यूज होते हैं, एंड दैट इज दिस। या अगर हम इसकी बात ना करें, हम सीधे अभी इसको लिखें, F = dp/dt। ये तो पढ़ा है हम सब ने, अब याद आया आपको, है ना। एंड P इज व्हाट, mv, यानी F = d mv डिवाइडेड बाय dt, है ना। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा सा, अब यहां पे जो क्रूशियलिटी क्या होती है, ट्रिक क्या है, यहां पे 2 चीजें हैं, या तो मास है या तो वेलोसिटी है। जो चीज बच्चा ध्यान रखना हमेशा, जो चीज कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशिएशन में बाहर फेंकते हो, जो चीज वेरिएबल है हम उसको अंदर रख के चलते हैं। यही काम करते हैं ना, यही काम हमको यहां पे भी करना है। अब यहां देखो बदल क्या रहा है, बोल रहा है यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बच्चा। बैलून कांस्टेंट वेलोसिटी से 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से लगातार ऊपर जा रहा है, एंड गैस स्टार्ट्स लीकिंग। जब गैस निकल रही होगी तो बलून का मास कम हो रहा होगा ना। जब बलून का मास कम होगा मतलब मास वेरिएबल है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। 90% केसेस में मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी बदलती है बॉडी की। यहां पे मैंने डिफरेंट न्यूमेरिकल कंसीडर किया था आपको समझाने के लिए कि वर्स्ट केस लेके चलते हैं ना, हम टफेस्ट केस लेके चले, एग्जाम में उससे इजी ही आएगा और हम बहुत खुशी से आराम से न्यूमेरिकल्स को करते हुए एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने डिफरेंट केस को कंसीडर किया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वेलोसिटी को बाहर फेंका और मास को अंदर रखा। डन। इधर देखिए, F वेलोसिटी इज 12 इंटू 10⁻⁻²। आराम से रखिए। मास कितना है, 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। दिस इज 5 से ये कैंसिल आउट। F इज इक्वल्स टू 12 इंटू 5 दैट इज 60, दैट इज -5 न्यूटन। हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आया फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक इज 6 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। पॉइंट
अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो यहाँ पे ट्रिक थी, जो कांस्टेंट वैल्यू है बेटा उसको हम बाहर फेंकते हैं और जो वेरिएबल वैल्यू होती है उसको अंदर रखते हैं। ये आपको क्वेश्चन क्लियर समझाएगा कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। जैसे यहां पे बोल रहा था गैस स्टार्ट्स लीकिंग, मतलब गैस निकल रही होगी तो बलून का मास कम होगा। जब बलून का मास कम होगा तो मास वेरिएबल हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर कट हो गया, इजी था, आराम से हमने कर लिया। आगे की बातें करते हैं अब हम। अगेन अनदर इजी न्यूमेरिकल है। आई होप ये न्यूमेरिकल आप खुद से कर सकते हो। जरा एक बार आप अपनी स्क्रीन पे इस न्यूमेरिकल को रीड आउट कर लो। पहले बोल रहे क्रिकेट बॉल है जिसका मास पता है आपको, एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी दीवार से या किसी रिजिड सपोर्ट से टकराया और उस रिजिड सपोर्ट से टकराने के बाद वो वापस लौटा। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक ही रिजिड सपोर्ट था, एक क्रिकेट बॉल था जिसका मास हमको पता है 500 ग्राम या 0.5 kg, आधा किलो की बॉल है। ठीक, इसकी वेलोसिटी हमको पता है कोई सर्टेन वेलोसिटी दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन हमको यूनिट से खेलना है बेटा, हमको SI यूनिट नहीं पता है, हमको किलोमीटर पर आवर पता है। किलोमीटर पर आवर को SI में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करोगे आप? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हो? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। दिस इज 5 into 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पता है। ठीक, बोल रहा है अब ये इस वॉल से टकराया और टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट बैक हुआ सेम स्पीड से। बॉल का मास तो बदल नहीं सकता, स्पीड भी नहीं बदल रही है। यहां पे पूछा है इंपल्स, इंपल्स का रिलेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छा खासा इंपल्स को डिस्कस किया था। इंपल्स के कई रिलेशन पढ़े थे, एक F into T पढ़ा था, एक चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था, एक m1v1 माइनस m2v2 भी पढ़ा था। वही काम हम यहां पे करने वाले हैं। ये देखिए माइनस साइन क्यों लिया? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, पहले इधर जा रहा था, अब रिवर्ट बैक आ रहा है, माइनस साइन, यानी m1v1 प्लस m2v2। बॉल का मास नहीं बदल रहा है बेटा, बॉल जब यहां था तब भी वही मास था, बॉल टकरा के आया तब भी वही मास है, यानी m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m से द मास ऑफ बॉल। वेलोसिटी बोल रहा है सेम है, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v से, यानी अब हमारे पास इंपल्स का फॉर्मूला क्या आया बेटा? दिस इज mv प्लस mv 2mv, 2 इंटू 0.5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा काम खत्म। यूनिट न्यूटन सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। ये बेसिक न्यूमेरिकल थे। इन बेसिक न्यूमेरिकल्स को लेने का मेरा मोटिव एक ही था कि जो लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं उनकी एटलीस्ट फर्निशिंग तो हो। हम न्यूमेरिकल में फॉर्मूला तो पढ़ चुके थे इंपल्स का अच्छे से कि बेटा हाँ मैंने बताया था ऐसी ऐसी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, बट उनको यूज़ कैसे करेंगे विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो उसी को समझने के लिए हम ये सारे काम कर रहे थे। ठीक है, एंड आई होप अब आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हो उन सब में आप बहुत फैमिलियर होने वाले हो और आई गेस हो चुके होगे। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक्स लगा भी रहे हो देन आई होप कि आपके न्यूमेरिकल्स हो रहे होंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आता है या न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, देन आपके पास हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट विद दोज नंबर्स और वेबसाइट। 3 न्यूमेरिकल लगा चुके, अब थोड़ा सा एक होता है ना कि सर बहुत न्यूमेरिकल हो गया, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अब उसी को पढ़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा फिगर लिए हैं, इसी को हम समझेंगे। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज एपरेंट वेट इन अ मूविंग लिफ्ट। मूविंग लिफ्ट में क्या होता है कि मान लीजिए अब यहां पे देखिए मैंने 4 केसेस लिए। पहले केस में क्या है हम इस बात को समझते हैं। यहां देखिए क्या है, एक लिफ्ट है जिसमें गर्ल है जिसका कोई मास होगा, मान लीजिए m है। ठीक, m मास है।
इसका वेट कितना होगा, mg होगा, विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट स्टेशनरी है, बोल रहा है आपसे एक्सेलरेशन 0 है, मतलब लिफ्ट रुकी है। तो इस लड़की का, इस बच्ची का मास कितना होने वाला है, यहां पे इस का वेट, यहां पे इसका वेट होगा दैट इज mg। पता है हम खड़े हैं, हमारा वेट क्या होता है, mg ही होता है। वही बात यहां पे हुई, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिफ्ट इज मूविंग। जब लिफ्ट मूव कर रही होगी, अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका वेट नीचे की तरफ कितना, mg। लिफ्ट के मोशन की वजह से, लिफ्ट का फोर्स है A, लिफ्ट के मोशन की वजह से जो ये लिफ्ट इस पे फोर्स लगा रही होगी, दैट फोर्स इज व्हाट, ma। मोशन की वजह से जो फोर्स आता है वो ma होता है। ये जो बच्ची है, गर्ल है, इसका वेट था mg, लिफ्ट के मोशन की वजह से लिफ्ट इस पे जो फोर्स लगा रही थी दैट इज ma। तो अब इसका वेट कितना होगा, दैट इज mg प्लस ma, यानी m कॉमन, दैट इज g प्लस a। ये इसका एक्चुअल वेट नहीं है, इसका एक्चुअल वेट mg ही था, लेकिन लिफ्ट के मोशन की वजह से लिफ्ट का फोर्स भी ये कंसीडर करेगी, इसमें अप्लाई होगा, एंड दैट इज द रीजन। अब इस बच्ची का टोटल वेट कितना है, mg प्लस a, एंड दैट इज एपरेंट वेट। एपरेंट मतलब क्या, जो है नहीं बट दिख रहा है, ठीक है। अब लिफ्ट नीचे आ रही है, इस बच्ची का वेट देखिए कितना, mg। लिफ्ट अब इस बच्चे पे कितना फोर्स लगाने वाली है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो इसका एपरेंट फोर्स लिफ्ट की वजह से कितना, ma, यही होगा। ये है ना, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज ma। तो अब इसका एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, दैट इज mg माइनस ऑफ ma, यानी m कॉमन, दैट इज g माइनस a। डन। यहां देखिए बवाल का केस तो ये है, यहां पे क्या है, दिस इज अ केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, सपोज कोई बंदा लिफ्ट में है, किसी ने लिफ्ट का वायर काट दिया, अब लिफ्ट मशीनरी की वजह से नीचे नहीं आएगी, अब लिफ्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी और बहुत स्पीड से आएगी, जितना ग्रेविटी उसको खींचेगा। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब वो लिफ्ट का एक्सेलरेशन बन चुका होगा, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब एक्सेलरेशन, देखिए डाउनवर्ड का केस है ना, डाउनवर्ड में वेट का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, mg माइनस a की जगह जरा g रख के देखो, कंसीडर 0, है ना। अब यहां पे देखिए, जब फ्री फॉल हो रहा था, जब लिफ्ट नीचे आ रही थी, तो इस लड़की का अपैरेंट वेट 0 था, एंड मतलब अपैरेंट वेट 0 होने क्या मतलब है, अब ये उस टाइम कोई भी वेट फील नहीं कर रही होगी। जो जीरो ग्रेविटी का स्पेस होता है, जो हम बात करते हैं जीरो ग्रेविटी है, वहां पे हवा में तैरने वैरने लगते हैं, हम जमीन पे खड़े नहीं हो पाते, ये वही केस है। फिगर में आपको दिख रहा होगा, बच्ची गिर रही है, वो खड़ी नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि अब इसके पास वेट नहीं है जो इसको जमीन पे होल्ड करे, एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मतलब अब इसका कोई वेट नहीं है, कोई भार नहीं है। सारी चीजों को सम अप करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप अपने नोट्स में आराम से नोट कर सकते हो। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो उसका जो वेट होगा दैट इज mg। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो उसका वेट होगा दैट इज mg प्लस a।
अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो उसका जो वेट होगा दैट इज एम जी माइनस ए। लिफ्ट अगर फ्री फॉल है मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, दैट इज एम जी माइनस जी विच इज 0। 4 पॉइंट। लिफ्ट स्टेशनरी है एम जी, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन एम जी प्लस ए, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी माइनस ए, and if this is free fall then the apparent weight is 0। लर्न, याद भी हो गया होगा, अभी तक इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, नोट्स में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए आगे काम आएगा ये, ठीक है। सो यहां तक की बात हमारी पूरी होती है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं हम, और आगे मूव ऑन करने के लिए जो हमारे आज के लेक्चर का सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसकी बातें शुरू करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हालांकि जब हम लोग लास्ट लेक्चर में मोमेंटम को पढ़े थे तो ऑलरेडी हम कंजर्वेशन की बात कर चुके थे। आप अगर याद हो लास्ट लेक्चर में तो हमने 4 केसेस लिए थे, एक बलून का लिया था, एक रिकॉइल ऑफ गन लिया था, रॉकेट का लिया था, और एक बोट से बंदा उतर रहा था। ये 4 केसेस थे हमारे पास, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही था। अगर आप ध्यान दो भाई, रिकॉइल ऑफ गन होता क्या है, रिकॉइल ऑफ गन में क्या हुआ कि भाई अगर एक रिकॉइल गन से कोई बुलेट फायर हुई, ठीक, मैंने क्या बताया था कि बेटा मान लीजिए जिस मोमेंटम से ये बुलेट आगे की तरफ बढ़ती है वही मोमेंटम इसको पीछे की डायरेक्शन में भी मिल जाता है, एंड इसी वजह से, वही फोर्स की वजह से हमको झटका लगता है, जर्क लगता है गन में पीछे की वजह से, है ना। वही काम यहां है, यानी क्या हम ये बोल सकते हैं m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। यही बात आपने डेफिनेशन में लिखी हुई है। अभी एग्जांपल्स हैं आगे की स्लाइड्स में, इसके इलस्ट्रेशंस आएंगे, वहां पे फिर से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। बट ये एग्जाम जो डेफिनेशन आप लिखे हो उसी को आसान भाषा में बोलने का मैंने ट्राई किया है। आप आराम से डेफिनेशन पढ़ लो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है बेटा, वो सिस्टम जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। डन। द वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली यार वही बात तो मैंने यहां पे बोला है, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम सब ये बात जानते हैं भाई, कंजर्वेशन मतलब ही क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही बात तो हम करते आ रहे हैं, यही बात तो हम यहां भी बोले कि पहले जितनी थी उतनी बाद में भी होगी, वही तो कांस्टेंट है, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन Pn इज इक्वल्स टू। क्लियर? इजी था। कभी भी किसी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, इसका पूछा जाएगा एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे इसके न्यूमेरिकल डिस्कस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ अब आप इतने केपेबल हो कि हम इनके इलस्ट्रेशंस को आराम से डिस्कस कर सकें। बट बिफोर डिस्कसिंग इट्स इलस्ट्रेशंस, हम जो अभी बात की है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, एक बार उसकी प्रूविंग को देखते हैं कि यार इसमें किया क्या गया है। ठीक है, सो आपके पास आपकी स्क्रीन पे इसकी पूरी प्रूविंग अवेलेबल है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है एक्शन इज इक्वल्स टू एवरी रिएक्शन फोर्स। मतलब अगर दो बॉडीज हैं, सपोज एक ए है एक बी है, ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा, मान लो वो ए बी है, बदले में बी भी तो ए पे उतना ही फोर्स लगाया था। भाई हम दीवार में हाथ मार रहे हैं, हमने दीवार पे फोर्स लगाया, बदले ने दीवार पे ने भी हम पे लगाया, इसी वजह से तो हमको चोट आती है। मतलब जब इसने इस पे फोर्स लगाया तो बदले में ये बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगी, एंड दैट फोर्स इक्वल टू बी ए, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा बेटा अपोजिट होती है, उसी वजह से हम यहां पे इस स्टेप को लिखे। डन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ,
फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये स्टेप डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हुआ, यहां पे डेल्टा पी ए इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी बी, डेल्टा पी बी को इधर ले आए, नाउ डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी इक्वल टू जीरो, या डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, या P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई डेल्टा P जीरो से P कॉन्स्टेंट कैसे? डेल्टा P जीरो का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम जीरो। अरे यार कॉमन सेंस की बात है बेटा कि अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो, जब चेंज हो ही नहीं रहा है, दैट सिंपली मींस ना कि जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आने वाली है। ठीक है, सो इजी सी प्रूविंग थी, एक सो कॉल्ड प्रूविंग थी, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में या कुछ स्कूलों में मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2 मार्क्स में इनकी प्रूविंग पूछी गई है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने इस प्रूविंग को बताया। अदरवाइज ऐसा कुछ था नहीं इसमें जो आप नहीं जानते हो और जो मेरे को बताने की नीड हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ चुके, हम उसकी प्रूविंग देख चुके। एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू अर्लियर कि हमको अब इनके इलस्ट्रेशंस की बात करनी है, वही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रिकॉइल ऑफ गन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मतलब मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, दैट इज रिकॉइल ऑफ गन। आपको सिंपल सा इतना स्टेप याद रखना है कि जो गन का मोमेंटम है वो बुलेट के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, तभी तो जिस फोर्स से बुलेट आगे निकली उसी फोर्स से गन भी पीछे आती है, और यही वजह है कि हमको झटका लगता है। कोलिजन, वो जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे, याद होगा आपको, कार और साइकिल का एग्जांपल। कार साइकिल से टकराई, साइकिल कार से, कार का मोमेंटम ज्यादा था, इसी वजह से साइकिल की धज्जियां उड़ गई, साइकिल का मोमेंटम कम होता है, इसीलिए कार की सेहत पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मोमेंटम ऑफ कार इक्वल टू मोमेंटम ऑफ साइकिल, या जनरलाइज फॉर्म में बोल लो आप, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू सेकंड बॉडी का मोमेंटम, है ना। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक रॉकेट प्रपोल्शन, एक एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। और एक चीज और बेटा, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो इस वीडियो को राइट नाउ देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक टिप है, आप एक बुक रिकमेंड करते हो जो आपके स्कूल्स में चलती, दैट इज एस.एल. अरोड़ा। एस.एल. अरोड़ा में 2 पेज गिवन है आपको, जिसमें हेडिंग है रॉकेट प्रपोल्शन, और जिनके पास नई बुक होगी 2 साल पुरानी या लेटेस्ट बुक्स, देखना रॉकेट प्रपोल्शन के ऊपर एक छोटा सा स्टार बना है। जब उस स्टार का मीनिंग ढूंढोगे ना बुक में नीचे, तो वहां लिखा होता आउट ऑफ सिलेबस। वहां पर रॉकेट प्रपोल्शन के आपको नए नए वैरायटी के फॉर्मूले दिए हैं जो 11th का 12th का भी ग्रेजुएशन में भी आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, सो आप इजिली उसको स्किप कर सकते हो, बट एग्जाम में रॉकेट प्रपोल्शन का न्यूमेरिकल आता है। शॉक्ड कि एक बार कह रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है, एक बार एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है। तो बेटा वहां पे जो उन्होंने दिया है, जो वैरायटी के मल्टीपल उन्होंने 3-4 फॉर्मूले दिए हैं, वो सिलेबस में नहीं है। मैंने ये नहीं बोला है कि रॉकेट का नाम लेना भी पेपर में अलाउड नहीं है, मैं भी ले रहा हूं, लेकिन मैं उन फॉर्मूलों को डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं रॉकेट के क्वेश्चन, वही रॉकेट के न्यूमेरिकल, वही रॉकेट के प्रॉब्लम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कराऊंगा आपको। आपको ध्यान रखना, टिप है, आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कहीं कॉर्नर पे, जब भी न्यूमेरिकल एग्जाम में जब भी एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का या रॉकेट का आएगा, आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना, मेरी गारंटी आपका आंसर आएगा। एकदम श्योर शॉट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यार रॉकेट वगैरह के क्वेश्चन दे दिए, बताओ छोटे से बच्चे 11th क्लास के हम लोग। सिंपली आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना, चाहे बॉम्ब का क्वेश्चन आए, बुलेट का आए, रॉकेट का आए, एक ही कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना, तुम्हारा आंसर आएगा। लेट अस सी हाउ। यहां पे ये हुआ कैसे। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का क्या मतलब है कि भाई मान लीजिए कोई एक बॉम्ब था जो यहां रखा है जिसका मास है m। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में टूटेगा,
मान लीजिए अब वो 3 फ्रैगमेंट में टूटा, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, ठीक। मतलब अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा कैसे, इसका मोमेंटम इक्वल टू इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, दैट इज योर ओनली रिक्वायर्ड स्टेप जो आपको करना है। आंसर इसके बाद खुद ब खुद आता है, ठीक है। हम अभी इसको देखने वाले हैं डिटेल में, आगे न्यूमेरिकल है इसमें कि ये हम करें कैसे, ठीक। जरा देखते हैं कि हम कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा नहीं, 2 ही 3 न्यूमेरिकल लूंगा, वो आपके लिए इनफ होने वाले हैं आज के कॉन्सेप्ट्स को बेस्ट तरीके से समझने के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, एक शेर है, एक शिकारी है। इस न्यूमेरिकल में उसने क्या किया, शेर सामने से, शेर का मास है आपके पास यहां पे, कितने किलो का शेर है भाई, 60 किलो का शेर है, भागता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से शिकारी की तरफ, हंटर की तरफ। हंटर के पास फैसिलिटी क्या है, उसके पास है मशीन गन। मशीन गन में से 50 ग्राम की बुलेट फायर होती है इतनी वेलोसिटी से, दोनों में से एक ही बचेगा, या तो शेर निपट जाएगा या तो शिकारी। अब शिकारी के पास ऑप्शन क्या है कि वो लगातार मशीन गन से बुलेट फायर करता चले। अगर वो बुलेट शेर को मार दी तो शेर रुक जाएगा रास्ते में, और अगर वो बुलेट शेर को नहीं मार पाई तो शिकारी निपट जाएगा, यही होगा। अब यहां पे देखिए पूछा क्या है, हाउ मैनी बुलेट्स मस्ट द हंटर फायर इनटू द टाइगर टू स्टॉप हिम। शिकारी ये था हमारा, इसने लगातार बुलेट्स फायर करना इस पे शुरू किया। यहां से कोई टाइगर था जो हमारा लगातार यहां पे बढ़ रहा था किसी वेलोसिटी से, ये बुलेट किसी वेलोसिटी से जा रही थी, इसका मास ये, इसका मास कुछ ये। रुकेगा कब, जब नेट फोर्स 0 हो जाए, तभी रुकने का मुमकिन है। मतलब जितने मोमेंटम से ये टाइगर इसकी तरफ बढ़ रहा था, उसी मोमेंटम से ये बुलेट इसको पेनिट्रेट करके निकल जाए या इसमें एम्बेडेड हो जाए, तब ये बुलेट इस टाइगर को रोक सकती है। मतलब हम यहां पे क्या ये बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बुलेट्स इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। अब आपसे पूछा है बेटा कितनी नंबर ऑफ बुलेट फायर करनी पड़ेगी, मतलब ये तो तय हो गया कि एक बुलेट से टाइगर मरने वालों में से नहीं है। क्या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ बुलेट को अगर हम n ले लें इनटू एक मोमेंटम, एक बुलेट का मोमेंटम m1v1 इक्वल टू m2v2, हम बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। यहां देखिए n m1 मशीन गन की एक बुलेट का मास है 50 ग्राम इंटू 10⁻³ और उसकी वेलोसिटी है 150 इक्वल टू टाइगर का मोमेंटम। बेटा टाइगर की वेलोसिटी है 10 और मास है 60, है ना। दिस इज n इंटू 75 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 600। यहां से आप दिस इज n, यहां पे आप n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। दिस इज 600 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10⁻⁻1 या 7.5। नाउ दिस विल बी योर आंसर, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 7.5। इसको आप सॉल्व कर लेना, दिस इज योर आंसर। इस न्यूमेरिकल को कराने का मोटिव मेरा ये था कि आपको समझ में आ जाए जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हम लोग ये पिछले 15 मिनट से बात कर रहे हैं ना, घूम घूम के बार बार कि इसका मोमेंटम इक्वल टू उसका मोमेंटम, ये वो दुनियादारी चल रही है, यहां पे उसको एग्जैक्टली इस्तेमाल कैसे करेंगे। टीचर सिखा दिया बेटा कंजर्वेशन मोमेंटम ये होता है कि बेटा इधर का मोमेंटम इक्वल टू, यार क्वेश्चन इज भैया ये भी तो सिखाओ इस्तेमाल होना कैसे है। जब तक हमको ये नहीं आएगा हम किस बात के हैंडी हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में।
सो दैट इज द रीजन कि मैंने इस न्यूमेरिकल को लिया एंड आई होप कि अब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करना कैसे। ठीक, अगर समझ में आ ही गया है तो जरा सा ट्राई करो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को आराम से पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जब खुद से ट्राई कर लेना तब इस वीडियो को रिज्यूम करना और उसके बाद मैं यहां पे जो आप सॉल्यूशन करने जा रहा हूं आप इसकी बात को समझना। ठीक है, यहां पे वही एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की बात कर रहा है। एक बॉम्ब है, 3 फ्रैगमेंट में टूट रहा है, 2 फ्रैगमेंट्स के आपको मासेस गिवन है, 2 फ्रैगमेंट्स के आपको वेलोसिटीज गिवन है, तीसरे फ्रैगमेंट की वेलोसिटी पता है बट मास नहीं है। ठीक, अब यहां पे मैं थोड़ा सा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या देखते हैं हम इतने कैपेबल हैं कि हम इसको हैंडल कर सकें। पहला काम फिजिक्स में होता है न्यूमेरिकल पढ़ो, अगर फिगर की बनाने की रिक्वायरमेंट है तो सुकून से फिगर बनाओ। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन अ बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस इतना इतना राइट एंगल पे जा रहे हैं, तीसरा फ्रैगमेंट की वेलोसिटी पता है, आपसे पूछा है तीसरे फ्रैगमेंट का मास बताओ। अब बेटा सीन कुछ ये होगा, मान लो ये हमारा है बॉम्ब, मान लो एक फ्रैगमेंट हमारा यहां चला गया m1 मास से, एक फ्रैगमेंट हमारा यहां चला गया m2 मास से। तो अब थोड़ा सा सोचो इक्विलिब्रियम के लिए तीसरा फ्रैगमेंट गया कहां होगा बॉम्ब का? हर हाल में अपोजिट डायरेक्शन में गया होगा। क्यों, कैसे हमने जज किया? यहां ये फ्रैगमेंट था, यहां ये फ्रैगमेंट था, तो इनका वेक्टर तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आया होगा, जो इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स या नेट रिजल्टेंट मोमेंटम होगा। उस अगर ये रेस्ट पे था बॉम्ब पहले तो हर हाल में इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा। अब इक्विलिब्रियम है क्या, हम लोग 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। मतलब रेस्ट पे मेंटेन रखना है, मतलब नेट फोर्स 0, मतलब इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स, तो ये वाला यहां गया होगा। हम मान ले रहा है ये पहला वाला गया है वेलोसिटी v1 से, दूसरा वाला गया है वेलोसिटी v2 से, तीसरा वाला गया वेलोसिटी v3 से, हमने माना है केवल। ठीक है, बोल रहा है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, एट राइट एंगल टू ईच अदर, है ना। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे 2D मोशन हो रहा है इसका। जब 2D मोशन होता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, कॉन्जर्वेशन ऑफ फोर्स हो, कॉन्जर्वेशन कुछ भी हो, किसी भी वेक्टर का, वो सिंगल एक्सिस पे वैलिड है। या तो आप एक्स एक्सिस को कंसीडर करके चलोगे या तो आप वाई एक्सिस को कंसीडर करके चलोगे। हम ओवरऑल नहीं लेते कभी, ध्यान रखना ये पॉइंट, अपने नोट्स में आप नोट कर लेना। अब मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक, मान लो यहां से कोई एंगल थीटा बन रहा है सपोज, तो ये एंगल कितना, हम 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। किसी भी वेक्टर को, ये जो वेक्टर v1 है, इसको अगर आप रिजॉल्व करते हो 2 कंपोनेंट में, बेटा किसी भी वेक्टर को अगर हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट होता है हमारा v1 cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल पे होता है, एक कंपोनेंट होता है हमारा v1 sin थीटा जो y एक्सिस पे होता है। यहां पे v1 था तो इसका हॉरिजॉन्टल कितना, v1 cos थीटा, इसका वर्टिकल कितना, v1 sin थीटा। ठीक है, यहां आइए, इसकी वेलोसिटी है v2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, v2 cos, इसका एंगल है 90 माइनस थीटा, है ना। यहां पे आइए, v2 sin 90 माइनस थीटा। अब हमारा फिगर पूरा, फिगर को आराम से देख लो क्योंकि इसी पे पूरी सॉल्विंग है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। मतलब इधर का मोमेंटम इक्वल टू इधर का मोमेंटम, ऊपर का मोमेंटम इक्वल टू नीचे का मोमेंटम। इधर का मोमेंटम कितना, m3v3, इधर का मोमेंटम कितना, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा। जरा सा हम सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज m3v3 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस
यही था m2v2 cos 90 माइनस ऑफ थीटा। cos 90 minus theta is what? Sin theta. Now m3v3 equal to m1v1 cos theta plus m2v2 sin theta. थीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तब हम क्या करेंगे, यहां पे अब देखिए जरा न्यूमेरिकल को पढ़ो। लास्ट स्लाइड में जो हमारा न्यूमेरिकल था, इसमें हमारे पास m1 है, m2 है, v1 है, v2 है, v3 नहीं है, v3 भी है विच इज 24, m1 है हमारा 0.8, 0.5, दिस इज 10 एंड 16। जरा अप्लाई करके देखें। m3 नहीं पता है, v3 पता है 24, दिस इज 0.8 इंटू 10 cos थीटा, आप डेटा देख सकते हो, दिस इज 0.5 इंटू 16 साइन थीटा। अब यार प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये देखो जरा सा, हमारे पास दो अननोन है बेटा इस इक्वेशन में। एक है हमारा m3, एक है थीटा। हमसे क्वेश्चन में m3 पूछा है, बट उसके लिए पहले हमें थीटा तो चाहिए। कोई जुगाड़ क्या किया जाए कि थीटा आ जाए? भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा ना। अब करें क्या, कुछ ट्राई मारा जाए। यहां पे दिस इज 8 cos थीटा, यहां भी 8। इक्वेशन कोई मान लेते हैं, सॉल्व तो हो नहीं रही। कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस पे वैलिड है तो वाई पे भी तो है, जरा चेक करो। यहां पे एक्स एक्सिस के कॉन्जर्वेशन को तो हम ले चुके, वाई एक्सिस का बाकी था। ऊपर कितना मोमेंटम, m1 v1 साइन थीटा, नीचे कितना मोमेंटम, m2 v2 साइन 90 माइनस थीटा। जरा इस्तेमाल करके देखा जाए क्या होता है। m1 v1 साइन थीटा इक्वल टू m2 v2 साइन 90 माइनस ऑफ थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दिस इज m2 v2 cos थीटा। m1 v1 m2 v2 की सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। आप इसको m1 v1 निकाले थे 8 आया था, आप m2 v2 निकाले थे 8 आया था। कैंसिल करिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चा अगर tan थीटा 1 है तो थीटा कितना, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब जब थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास आ चुकी है तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम थीटा की वैल्यू डाल दें तो यहां देख लो 24 m3 इक्वल टू 8 साइन 45 प्लस कॉस 45। इससे ये कैंसिल करो, हटाओ 3 टाइम, दिस इज 3m3 इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, दिस इज 3m3 इक्वल टू 2/√2 यानी √2, यानी m3 का मास कितना, क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था यार, इतना तो चलता भी है, आईआईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ तो बनता है ना। बट ये सोचो आपने इजीली घर बैठे आराम से इसको देखते हुए आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन किया है, एक इजी सा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। सो मेरा सजेशन यही होगा कि इस न्यूमेरिकल को आप एक बार और गो थ्रू कीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा जब आप कंफर्टेबल फील करोगे तब उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली हमको चीजें समझ में आ रही है, और आप इसके बाद कोई भी बुक उठाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने के लिए, श्योर शॉट है वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली करने वाले हो। ठीक है, सो थोड़ा सा बात और करेंगे आज की, ज्यादा नहीं, इतना काफी था, थक गए होगे, तो बेसिक से छोटी छोटी एक दो बातें और। कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट मतलब क्या होता है,
हटाओ फोर्स क्या है, सारी चीजें, मेरे सिंपल सा एक वर्ड है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे जितनी सारी की सारी चीजें लाई करती हैं उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और ये बताओ कि बेटा कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होगा। सीधी सी बात है, एक पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस हमारे लाई करेंगे, एक्ट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे फोर्सेस क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट। जरा पढ़ लो, क्या यही लिखा है, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट देन दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट फोर्सेस। क्लियर है, नहीं है तो अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक पॉइंट हमने ये वाला लिया है और इस पे हमने 3 फोर्सेस लिए। कौन कौन से 3 फोर्सेस लिए, F1 लिया, F2 लिया, F3 लिया। मैं बोल रहा हूं कि 3 फोर्सेस हैं, तीनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट होंगे। अब यहां पे एक चीज लिखी है कि यार द कंडीशन दैट अ बॉडी मे बी इन इक्विलिब्रियम और सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ the sum of their forces must be 0, that is called condition of equilibrium। जो हमारा लेक्चर 4 होगा उसमें हम लोग इस इक्विलिब्रियम को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट हम एक शॉर्ट इंट्रो ले रहे हैं कि यार ऐसा हुआ कैसे। अब जरा देखो, मान लो ये F3 नहीं है, मान लो ये एक F1 है, F2 है, इसका रिजल्टेंट जब एक ये हमारा है, दिस इज F1, दिस इज F2, इसका रिजल्टेंट हमारा यही होगा F1 प्लस F2। F3 इधर है, वेक्टर अगर 2 है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन होता है, मतलब क्या हम वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F3 लिख सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। वही बात तो मैंने यहां आपको लिख के दिया है। सिंपल सी भाषा में बोलूं, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में ना घुसते हुए, तो मैं सिंपल सी भाषा में इतना बोलूंगा, कोई बॉडी है जिसकी हर डायरेक्शन में फोर्स इक्वल लग रहा है, तो जो उनका नेट रिजल्टेंट होता है फोर्स का वो हमेशा 0 होता है। और अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बट इक्विलिब्रियम के वर्ड्स को अभी मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी आज एक अच्छा खासा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ चुके हो, और जहां से इक्विलिब्रियम शुरू होता है वहां से बहुत अच्छी चीज़ें शुरू होंगी और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे, और आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही जो अभी हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं 5 मिनट से, इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर इक्विलिब्रियम हमको समझ में आया तो फ्री बॉडी डायग्राम को तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो बच्चों को लगता है कि पूरी मैकेनिक्स का टफेस्ट पार्ट होता है, वो टफेस्ट पार्ट तुम्हारे लिए ईजिएस्ट होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस तुम्हारा काम इतना है कि आराम से जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको इजीली बहुत पैसिफाई होकर देखना, समझना, और उसके बाद कोई भी बुक हटा के न्यूमेरिकल लगाना। आई एम श्योर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स तुमसे बहुत इजीली हैंडल होने वाले हैं, ठीक। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपका टास्क यही है कि आज जितना हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हैं उसको आप प्रॉपरली फिनिश कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम के साथ मिलेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक। आप आराम से कॉन्टैक्ट करिए। सो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास ख़त्म करते हैं। गुड बाय गाइज, टेक केयर, आराम से खाओ पियो ऐश करो।